गरीब झोपड़ी के बाहर गरीब परिवार खड़ा है। साइड में एक बड़ा बेड रखा है। वहीं गरीब बेटी एक रेहड़ी से हीटर और कंबल उतरवा रही है और ये सब देख पड़ोसन अपने बेटे को चांटा मारते हुए कहती है, देख नालायक, वो बेटी अपने परिवार की कैसे जरूरत पूरी कर रही है, पर तुझसे कुछ नहीं हुआ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, ये सब तूने किया है। तूने तो वो कर दिखाया जो एक बेटा भी नहीं कर पाता। तूने मुझे मेरी उम्मीद और जरूरत से ज्यादा चीज मुझे दे दी। माँ, ये तो बस अभी शुरुआत है, मुझे अभी आपके लिए और भी बहुत कुछ करना है। आखिर कैसे एक बेटी ने अपनी माँ की उम्मीद से बढ़कर काम किया है, ये जानने के लिए चलते हैं कहानी में। शांति बहन, कितनी बुरी किस्मत है ना तुम्हारी। इतनी ठंड में तुम्हें एक बेड भी नसीब नहीं है। ठंड की वजह से तबीयत खराब है, खांस खांस के सांस फूल रही है तुम्हारी, फिर भी नीचे जमीन पर फटा कंबल लेकर बैठी हो। ऐसा नहीं है बहन, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? अगर आज तुम्हारे घर में एक बेटा होता तो तुम्हारी ये हालत ना होती। इसीलिए कहते हैं एक बेटे का होना बहुत जरूरी है, वही अच्छे से घर की जिम्मेदारियों को संभाल सकता है। बेटियां कुछ नहीं कर सकती। अर्चना शांति को ताने देकर वहां से चली जाती है, पर यह बात सुनकर निधि और रिया को बहुत बुरा लगता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात निधि जमीन पर बैठकर ठंड से कांपते हुए पढ़ाई कर रही थी। दीदी, तुम पढ़ाई कर रही हो? पढ़ाई कर लो, खाना मैं बना दूंगी। इतना बोलकर रिया खाना बनाने बैठती है। तभी बाहर से कांपते हुए हरिया जैसे ही अंदर जाने लगता है, तभी हरिया को देख अर्चना ताने देना शुरू कर देती है और शांति भी बाहर आ जाती है। अरे हरिया भैया, इतनी ही ठंड लग रही है तो एक हीटर ले आओ। देखो, मैं तो ठंड से बचने के लिए एक हीटर ले आई। माँ, अंदर चलो ना, ठंड लग रही है। अर्चना बहन की किस्मत अच्छी है, पति कमाता है, बेटा भी पढ़ाई कर रहा है, बहुत जल्द नौकरी लग जाएगी। कुछ दिनों बाद उसकी हालत और बेहतर हो जाएगी। आज उसके घर में हीटर आया है, कल को कुछ और महंगी चीज आएगी और हम गरीब एक कंबल तक नहीं खरीद पाएंगे। अरे शांति, हम गरीब नीचे जमीन पर फटा कंबल ओढ़ कर सो रहे हैं, हमारे लिए यही बड़ी बात है। मेरे माता पिता कितनी मेहनत करते हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। पिछले 3-4 सालों से बस कलेक्टर की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। अगर इस बार भी मैं कुछ नहीं कर पाई तो दोबारा से एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगी। मुझे और मेहनत करनी होगी। अपने घर वालों की ऐसी मजबूरी देखकर निधि और मेहनत करने लगती है। जब पूरा परिवार सो जाता है तो निधि मोमबत्ती जलाकर ठंड में कांपती हुई पढ़ाई करती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात पूरा परिवार फटा कंबल ओढ़कर सो रहा होता है। तो कंबल छोटा पड़ने की वजह से कभी रिया तो कभी निधि कंबल को खींच रही होती है, जिस वजह से फटे हुए कंबल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हे भगवान, इस ठंड से बचने के लिए एक ही कंबल था और इसके भी 2 टुकड़े हो गए। माँ पापा, हमें माफ कर दो, हमारी वजह से कंबल के 2 टुकड़े हो गए। अब हम इस ठंड में क्या ओढ़ेंगे? बेटा, तुम दोनों दुखी मत हो, मैं कल सुबह इस कंबल पर कुछ बोरे चिपका कर सिल दूंगी। इससे कंबल भी बड़ी हो जाएगी और हमें ठंड भी कम लगेगी। अगर आज मैं कलेक्टर बन गई होती तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते। अब कंबल के आधे टुकड़े में रिया और निधि सोती है तो वहीं आधे टुकड़े में शांति और हरिया। इस तरह अगले दिन रिया अपनी माँ को कुछ बोरे लाकर देती है, जिसकी मदद से शांति अपना फटा हुआ कंबल सिलती है। माँ, खिड़की दरवाजे बंद कर लेना, बाहर बहुत ठंड है, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। निधि बेटा, इन सब की क्या जरूरत है? बाहर इतनी ठंड है और तू बाहर जा रही है। माँ, इन सब की बहुत जरूरत है। दीदी तुम आराम से जाओ, घर के काम मैं संभाल लूंगी और माँ की देखभाल भी कर लूंगी। क्योंकि निधि घर की बड़ी बेटी थी, इसलिए उसके कंधों पर जिम्मेदारी भी ज्यादा थी। निधि अब ठंड में कांपती हुई ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती है और जब वहां से आ रही होती है तो वो देखती है कि अर्पित अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंटीन के बाहर खड़े होकर मजे कर रहा है। माँ को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। ट्यूशन के नाम पर पैसे ले लिए और आराम से यहाँ पार्टी कर रहा हूँ। अब अर्पित के घर वाले इस पर कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं और एक इसे देखो, कोचिंग ना जाकर यहाँ दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा है और एक मुझे अपनी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, पर फिर भी लोग लड़कों से ही उम्मीद रखते हैं। पता नहीं कैसी सोच है लोगों की। ये देख निधि उदास होकर घर आती है।
जहां वो देखती है कि ठंडे पानी से बर्तन और कपड़े धोने की वजह से रिया के हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं और अब उससे ठंड के मारे सब्जियां भी नहीं काटी जा रही। क्या हुआ रिया, तो इतनी कांप क्यों रही है? दीदी, इस ठंड में काम करके मेरे हाथ पैर जाम हो गए हैं। आप चूल्हा जला दो ताकि मैं थोड़ा हाथ ताप कर काम कर सकूं। आज घर में हीटर होता तो तेरी ये हालत ना होती। निधि जल्दी से चूल्हा जलाती है और रिया अपने हाथ तापती है, जिसके बाद उसे थोड़ी सी राहत मिलती है और निधि पढ़ाई करती है। कुछ देर बाद जब अर्पित अपने घर आता है तो अर्पित की माँ घर के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से अपने बेटे से कहती है, आ गया मेरा बेटा कोचिंग से। बाहर कितनी ठंड हो रही है, फिर भी मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। एक दिन तो मेरा नाम रोशन करेगा। अंदर आ जा और अपने मखमली बेड पर अपने मुलायम कंबल में बैठ जा। मैं हीटर चला देती हूँ, तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। आंटी को अपने बेटे पर कितना विश्वास है, पर वो नाम डुबो रहा है उनका। पर मुझे अपने बारे में सोचना है। अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो मेरे पीछे मेरी बहन का क्या होगा। मुझे अब और मेहनत करनी होगी ताकि इस साल मेरी नौकरी लग सके। निधि अर्चना की बातों को इग्नोर कर चुपचाप से अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है और इस तरह वो 24 घंटे में से 14 से 15 घंटे तक पढ़ाई करती है और बाकी के बचे हुए टाइम में घर के काम, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना जैसे काम करती है। समय यूं ही गुजरता है और इस बार निधि की जिला कलेक्टर की सरकारी नौकरी लग जाती है। जब इस बारे में गांव वालों को पता चलता है तो वो सभी निधि को बधाई देने फूलों की माला लेकर उसके घर आते हैं। आहा, निधि बेटा, सिर्फ तुमने अपने माता पिता का नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। तुम गांव की पहली लड़की हो जिसकी सरकारी नौकरी लगी है। अरे सरपंच भैया, मुझे तो अपनी निधि पर भरोसा था पूरा। आखिर लड़की पूरे दिन रात पढ़ाई जो करती रहती थी। हम सबको ठंड लगती थी, पर मजाल है कि ये ठंड में हार मान सके। इसके घर में ना बेड है, ना कंबल, ना हीटर है और ना कभी इसने कोई क्लास ली, पर फिर भी देखो सरकारी नौकरी लग गई निधि की। अरे हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हमारी बेटी कलेक्टर बन गई है। अब तो मैं भी दीदी की तरह दिन रात पढ़ाई करूंगी। सरकारी नौकरी लगने से निधि और उसका पूरा परिवार बहुत खुश होता है। समय यूं ही गुजरता है और 1 महीना बीत जाता है और निधि अपनी पहली सैलरी से अपने घर में नया बेड, कंबल और हीटर लेकर आती है, जिसे देख पूरा परिवार इमोशनल हो जाता है। उस रात को पूरा परिवार अपने नए बेड पर कंबल ओढ़कर हीटर चलाकर बैठते हैं। नया कंबल, नया बेड और हीटर के सामने कितना अच्छा लग रहा है ना। कितनी गर्माहट मिल रही है। मेरी बेटी ने तो वो कर दिखाया जो इस गांव के बेटे भी नहीं कर पाए। पर निधि, इन सब की क्या जरूरत थी? हम तो बिना हीटर के भी ठंड गुजार लेते हैं। कैसे जरूरत नहीं थी माँ? आप इतनी बीमार हो फिर भी ठंड में जमीन पर सोती हो और आप देखो, अभी तो मैं आपके लिए घर भी बनवाऊंगी, आपके सारे सपने पूरे करूंगी। हाँ बेटा, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है और तूने आज हमारे साथ पूरे गांव का भी नाम रोशन किया है। हमें तो अपनी बेटी पर गर्व है। तुझे जो करना है तू कर। आज पूरा परिवार नया बेड, कंबल, हीटर पाकर बहुत खुश था, तो वहीं उनकी खुशी से अर्चना जल उठती है और अपने बेटे को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, देखो उसको, मैं लड़का लड़का करती रही और वो लड़की आगे निकल गई। ना कभी उसने कोचिंग लिया, ना ही हीटर चलाकर पढ़ाई करी और ना ही रात में कंबल ओढ़ कर सोई। और एक तुझे देख, तुझ पर इतना पैसा खर्चा किया हमने, फिर भी तू निकम्मा का निकम्मा निकला। तेरे बदले अगर मेरी एक बेटी होती तो आज वो भी मेरा नाम रोशन करती। उस दिन न सिर्फ निधि अपने घर में नया बेड, कंबल और हीटर लाती है, बल्कि ये सामान लाकर अर्चना के मुंह पर एक तमाचा मारती है और ये साबित कर देती है कि बेटे ही फैमिली की बिगड़ी हालत को नहीं सुधारते। कई बार बेटियां भी कुछ ऐसा कर जाती हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। रमेश अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता है। एक शाम रमेश उदास होकर घर आता है। रमेश को देखकर उसका पूरा परिवार आशा भरी नजर से रमेश को देखता है। बेटा, क्या हुआ? नौकरी मिल गई ना? माँ, नहीं मिली नौकरी और मुझे तो अब कोई उम्मीद भी नहीं है कि नौकरी मिल भी पाएगी। बेटा, तू क्यों इतनी हिम्मत हार रहा है? आज नहीं मिली नौकरी तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि तुझे कभी नौकरी ही नहीं मिलेगी। अरे रहने दो पिताजी। अरे मैं जितनी भी जगह नौकरी के लिए गया हूँ वहां पर बस मेरी पिछड़ी जाति का पता चलते ही बैठने तक नहीं दिया जाता, और आज तो वहां से मुझे हटाने के बाद गंगा जल तक छिड़क दिया, जैसे मैं पता नहीं क्या ही हूँ।
ऐसा कब तक चलता रहेगा? पहली बार तो रमेश जी के साथ ऐसा हो नहीं रहा है कि वो कहीं नौकरी के लिए गए हों और उन्हें ऐसे निराश होकर लौटना ना पड़ा हो। अरे हमारे रोज हालात खराब होते जा रहे हैं, घर में राशन नहीं है, बच्चों के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बहू तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन हम अब हालातों से भी तो मुंह नहीं मोड़ सकते हैं ना, जो है तेरे सामने ही तो है। पर माँ जी ऐसे कब तक चलता रहेगा? और हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? हम पिछड़ी जाति के हैं, क्या बस यही हमारा गुनाह है? लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम भी इंसान हैं? बहू तेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है, मुझे पता है तू अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हालात से हमने तो समझौता कर लिया है। सुमन अपने परिवार के लिए काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसके परिवार के हालात कुछ ठीक नहीं थे। ऐसे ही एक दिन सुमन का बेटा रोहन उसे जिद कर रहा होता है। माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना, कल भी कुछ नहीं खाया था मैंने, आज तो कम से कम कुछ खाने को दो। बेटा शांत हो जाओ, मैं कहीं से कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। सुमन अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए शांत करवा देती। अगली सुबह सुमन का बेटा फिर उसके पास आता है। माँ आपने कहा था ना आप खाने का इंतजाम करोगी, तो कब करोगी माँ? मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, अब मुझसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। बेटा मैं समझ रही हूँ, हमारी वजह से तुझे भी अपनी भूख मारनी पड़ रही है, पर मैं अब कर भी क्या सकती हूँ। माँ मुझे खाना खाना है, आप मुझे खाना खिलाओ ना। हाँ बेटा आज शाम को पक्का मैं खाना खिलाऊंगी। तू रुका है ना अब तक, तो थोड़ी देर और रुक जा। ठीक है माँ, अब तक मैं रुक गया तो थोड़ी देर और रुक जाऊंगा। शाम तक रोहन कुछ नहीं कहता और शाम होते ही रोहन सबसे पहले अपनी माँ की तरफ भागता है। माँ अब तो शाम भी हो गई, अब आप मुझे कुछ खाने को दो ना, आपने कहा था ना आप शाम को मेरे लिए खाने को लाओगी, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। बेटा नहीं माँ, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप बस मुझे खाना चाहिए और कुछ नहीं, मुझे खाना ला कर दो। बस खाना दो खाना दो। अरे कहाँ से खाना ला कर दूं? तू क्यों भूल रहा है कि तू एक पिछड़ी जाति के परिवार में पैदा हुआ है? यहाँ पर भुखमरी आम बात होती है, तुझे भी भुखमरी की आदत डालनी ही होगी। आज छोटा है तो जिद कर रहा है, कल को बड़ा होगा और जब खुद को कोई काम नहीं मिलेगा तब भूख भी खुद ही मर जाएगी। माँ अब क्या मैं भूख से मर जाऊं? ठीक है मुझे खाना ही नहीं खाना है, अब मैं भुखमरी की आदत डालता हूँ। रोहन इतना कहकर घर से बाहर उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहाँ उसकी बहन स्वीटी आती है। रोहन भाई उदास मत हो, हमारी मजबूरी है, तभी तो हम खाना नहीं खा पा रहे ना, लेकिन एक ना एक दिन ये मजबूरी जरूर खत्म हो जाएगी। पता नहीं कभी हमारी मजबूरी खत्म होगी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। काफी दिनों तक रोहन खाना नहीं खाता, जिस वजह से रोहन की तबीयत खराब होने लगती है। कुछ दिनों बाद रोहन अचानक से जमीन पर गिर जाता है। बहू देख तो जरा रोहन को क्या हुआ। रोहन रोहन बेटा। रोहन को जैसे ही सुमन गोद में लेती है उसे पता चलता है कि रोहन की सांस नहीं चल रही। माँ जी रोहन की तो सांस ही नहीं चल रही है। बहू ये तो क्या बोल रही है, रोहन की सांस नहीं चल रही है? नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है। अरे अरे पोते को कुछ नहीं हुआ है बहू, ठीक से देख, दवाई लेने चलते हैं हम डॉक्टर के पास। नहीं ससुर जी, कहीं जाने का कोई फायदा नहीं है, भूखमरी मेरे बेटे को खा गई। जो परिवार अब तक भूखमरी की वजह से लड़ रहा था, अब उस घर में मातम छा जाता है। अब सुमन भी काम की तलाश करने लगती है। बहन जी कोई भी काम मिल जाएगा तो वो मैं कर लूंगी, बर्तन धोने का ही मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, अब तुम पिछड़ी जाति के लोगों से मैं बर्तन धुलवा कर उन बर्तनों को इस्तेमाल करने लायक भी ना छोड़ू, यही कहना चाहती हो? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हो, मैं तो बस आपके पास काम मांगने आई हूँ। अरे काम मांगने आई हो तो नहीं है। सुमन उदास होकर वहां से आ जाती है कि तभी सुमन सड़क पर अपनी बेटी को देखती है। इतनी ज्यादा भूख लगी है कि कुत्ते की कटोरी से खाना ले रही हूँ। अगर माँ को पता चला तो माँ बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, भूख भी तो बर्दाश्त नहीं हो रही है। अपनी बेटी को ये करता देख सुमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वह सर झुका के वहां से जाने लगती है कि तभी रास्ते में सुमन को उसके ससुर नजर आते हैं, जो कूड़ेदान से गली रोटी खा रहे होते हैं।
इस भूखमरी ने क्या क्या करने पर मजबूर कर दिया। ये हमारा परिवार पता नहीं क्या क्या दिन दिखा रहा है। मैं बहू को ये नहीं बता सकता कि हम कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। वैसे ही बहू इतनी खराब स्थिति से गुजर रही है, उसके दिमाग पर बेटा खोने का गम अलग है। भगवान हमारी हालातों को बदल दो। अपने परिवार की ऐसी बुरी हालत सुमन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब बस बहुत हो गया, इस भूखमरी को मेरे परिवार ने बहुत सह लिया। मुझे कहीं काम मिलने से रहा। सही कहते थे रमेश जी कि कहीं भी काम मांगने जाऊंगा या फिर कोई काम के लिए मैं उम्मीद भी रखूंगा तो पिछड़ी जाति का होने की वजह से मुझे काम ही नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं अब काम की आशा में अपने परिवार को भूखमरी के पीछे मरता नहीं देख सकती। एक बेटे को वैसे ही खो चुकी हूँ, अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य को खोता हुआ देख लिया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। सुमन अगली सुबह 3 बजे ही उठती है और चुपके से खेत में जाती है। वहां से हरी सब्जियां तोड़ने लगती है। अब मुझे अपने परिवार की भूखमरी को दूर करने के लिए चोरी करनी पड़ी तो मैं चोरी भी करूंगी। मुझे अब कोई शर्म नहीं है। सुमन हरी सब्जियां तोड़कर दिन के समय बेचने के लिए गांव के बाहर वाली सड़क पर जाती है। हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सब्जियां ले लो। अरे तो काफी फ्रेश सब्जियां हैं, ऐसा लग रहा है कि आज ही तोड़कर ला रही हो। और नहीं तो क्या, आज ही खेतों से तोड़कर ला रही हूँ, बहुत फ्रेश है। बताओ आपको सब्जियां दे दूं? हाँ बिल्कुल, ऐसी फ्रेश सब्जियां हर रोज थोड़ी ना मिलती हैं। ये घिया 1 किलो दे देना और हाँ ये पालक भी 1 किलो देना और धनिया तो इसके साथ दे ही देना। ठीक है, बिल्कुल दे देती हूँ। इस तरह सुमन अब हर रोज खेत से हरी सब्जियां चोरी चुपके तोड़ती और दिन के समय गांव के बाहर वाली सड़क पर बेचने चली जाती है और इसी के साथ कुछ पैसे भी कमाती है। आ जाओ खाना खा लो, आज सबके लिए कढ़ी चावल बनाया है। बहू हम भुखमरी में जी रहे थे लेकिन तू हम सबके लिए खाना कहाँ से ला रही है? माँ जी, भुखमरी की वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। अब मैं भुखमरी में और किसी को नहीं खो सकती। भुखमरी की वजह से मुझे अब ये बात समझ आ गई कि हमें खुद को जिंदा रखने के लिए थोड़ा कष्ट तो देना ही पड़ेगा ना। मैं जो टाइम से नहीं कर पाया वो तुम कैसे कर रही हो? मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस पिछड़ी जाति की वजह से हम भूखमरी में मर रहे थे तुमने उसको ही झुठला दिया। मैंने बस अपने बेटे की मौत से सबक लिया है और जब तक हम ही किसी बंदिश को तोड़ेंगे नहीं तो हम कैसे किसी दूसरे पर दोष लगा सकते हैं। गुजरते वक्त के साथ अब परिवार की हालत भी सुधरने लगते हैं और सुमन अब अपने ही घर के बाहर सब्जियां उगाने लगती है और उन्हीं सब्जियों को अब सड़क के बाहर बेचती है जिससे उसे पैसे अच्छे खासे मिलने लगे थे। सच्ची है, जब तक हम खुद की मदद नहीं करेंगे तब तक कोई हमारी मदद नहीं करेगा। कल तक हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था तो सबने हमें पिछड़ी जाति को कहा, लेकिन आज हमारे पास थोड़े से पैसे के आ गए, लोग कम से कम हमें जोड़ने तो लगे हैं। अपने बेटे को तो बचा नहीं पाए लेकिन अब मैं भुखमरी को कभी अपनी जिंदगी में वापस आने नहीं दूंगी। अपने बेटे को खोने का दुख सुमन सबक में तब्दील कर देती है और फिर भुखमरी को कभी अपने परिवार में वापस नहीं आने देती। देखा दोस्तों, सुमन ने जो कहा था वो सच है। पिछड़ी जाति जैसी चीज कुछ नहीं होती है। अगर तुम पर कोई तोहमत लगाता है तो उस तोहमत को तुम्हें ही हटाना होगा। जब तक तुम अपने लिए खड़े नहीं होगे, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये भुखमरी की कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।